Okay, ji, Assalamu alaikum. I hope you all are doing good. So, today we are doing a new topical chapter that is production and cost. Okay, आज हम लोग एक नया टॉपिकल चैप्टर शुरू करेंगे, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। लेकिन इस प्रोडक्शन और कॉस्ट के चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे आपको पहले सिखानी पड़ेंगी, तभी आप इन एमसीक्यूज को इजीली सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो पहले उन काम की चीज़ों को मैं आपके सामने लिख के देता हूँ। आप लोग उसको समझिए और अपने पास कॉपी करें, क्योंकि ये चीज़ें आपको काम आएंगी। ठीक है, चलें। सबसे पहले तो मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यार फिक्स कॉस्ट क्या होती है। छोटा सा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? तो भाई फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि चेंज नहीं होती। सर फिक्स कॉस्ट क्या होती है? फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो चेंज नहीं होती। तो चाहे यूनिट्स बढ़े या यूनिट्स कम हो, फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। क्या रहेगी? सेम रहेगी। लेट्स सपोज इस रूम में मैं एक बच्चा पढ़ाऊं या 0 बच्चे पढ़ाऊं, या फिर इस रूम में मैं 0 बच्चे पढ़ाऊं या 100 स्टूडेंट्स टीच करूं। इधर आई टीच 0 स्टूडेंट्स और आई टीच 100 स्टूडेंट्स इन दिस रूम, इन दिस पर्टिकुलर रूम। आई हैव टू पे द रेंट एट ऑल। मुझे हर हाल में रेंट पे करना है। मुझे हर हाल में रेंट पे करना है। तो सर फिक्स कॉस्ट की क्या एग्जांपल हो गई? फिक्स कॉस्ट की एग्जांपल हो गई रेंट और सैलरी। सर फिक्स कॉस्ट की क्या एग्जांपल हो गई? फिक्स कॉस्ट की एग्जांपल हो गई रेंट और सैलरी। तो सर फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो कि चेंज नहीं होगी। यूनिट्स बढ़े या कम हो, कॉस्ट अपनी जगह पर कांस्टेंट रहेगी। तो अब आप याद रखना, फिक्स कॉस्ट की जो लाइन है ना, जो फिक्स कॉस्ट की लाइन है वो होती है हॉरिजॉन्टल। कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल। सर लेबलिंग, ऊपर आ जाएगा कॉस्ट, नीचे आ जाएगा यूनिट्स। तो सर फिक्स कॉस्ट की लाइन हॉरिजॉन्टल क्यों है? क्योंकि फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो कि चेंज नहीं होगी। फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो कि चेंज नहीं होगी। तो चाहे यूनिट्स आपके बढ़े या यूनिट्स आपके कम हो, फिक्स कॉस्ट अपनी जगह पर कांस्टेंट रहेगी। फिक्स कॉस्ट अपनी जगह पर कांस्टेंट रहेगी। सो फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट which will not change, it will remain constant, right? सर दूसरी कॉस्ट कौन सी है? दूसरी कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट। दूसरी कॉस्ट आपकी कौन सी है? दूसरी कॉस्ट है आपकी वेरिएबल कॉस्ट। सर ये वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? बेटा वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि यूनिट्स के साथ साथ वेरी करेगी। सर वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो यूनिट्स के साथ साथ वेरी करेगी। अगर यूनिट्स बढ़ेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी, और यूनिट्स कम होंगे तो वेरिएबल कॉस्ट कम होगी। सर यूनिट्स बढ़ेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी, यूनिट्स कम होंगे तो वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी। ऐसा ही है? तो जरा आप मुझे एक बात बताओ। सर यहाँ मैं कोई एग्जांपल दे सकता हूँ? हाँ, यहाँ मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। रॉ मटेरियल की एग्जांपल दे सकता हूँ, या मैं एग्जांपल दे सकता हूँ वेजेस की। तो भाई जितना ज्यादा यूनिट्स बनाऊंगा उतना ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए। जितने ज्यादा आवर्स काम होंगे उतनी ज्यादा वेज रेट होगी। सही है? इलेक्ट्रिसिटी बिल की एग्जांपल दे सकता हूँ। तो सर वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो कि यूनिट्स के साथ साथ वेरी करेगी। यूनिट्स बढ़ेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, यूनिट्स कम होंगे तो वेरिएबल कॉस्ट कम होगी। ठीक है, अब काम की बात सुनना। वेरिएबल कॉस्ट की क्या डायग्राम होगी? देखो सबसे पहले एक्सेस की लेबलिंग। हमारा एक्सेस की लेबलिंग से आपको लेना देना नहीं है, क्योंकि एक्सेस की लेबलिंग इसलिए मैं कह रहा हूँ, डायग्राम बनाना हमें नहीं सीखना है, क्योंकि अब हम एमसीक्यूज कर रहे हैं। एमसीक्यूज में डायग्राम बनी बनाई आएगी, आपको सिर्फ सॉल्व करना है। तो डायग्राम बनाना, डायग्राम को मेक करना, ड्रॉ करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है डायग्राम के अंदर के कॉन्सेप्ट को समझाना आप लोगों को। तो याद रखिएगा, वेरिएबल कॉस्ट की लाइन जीरो से एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन होगी। वेरिएबल कॉस्ट की लाइन एक लाइन है जो कि जीरो से स्टार्ट होगी और वो अपवर्ड स्लोपिंग होगी। और हमने ये पढ़ा है कि भाई यूनिट्स बढ़ेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, और यूनिट्स कम होंगे तो वेरिएबल कॉस्ट कम होगी। तो आप देखो, जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ेंगे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ेंगे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। तो अगर यूनिट्स कम होते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगी। तो अगर यूनिट्स कम होते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगी। तो सर वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो कि यूनिट्स के साथ साथ वेरी करेगी। तो मेरा आप लोगों से एक सवाल है, आप लोग मुझे चैट बॉक्स पे जवाब दीजिएगा, आपको आगे काम आएगा। मेरा आप लोगों से सवाल है, चैट बॉक्स पे आप उसका जवाब दीजिएगा, आपको आगे जाके काम आएगा। मेरे सवाल का आप ये जवाब दे दो। मेरे सवाल का ये जवाब आप मुझे दे दो कि अगर 0 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर इस रूम में मैं 0 स्टूडेंट्स टीच कर रहा हूं, तो क्या फिक्स कॉस्ट होगी
फिक्स कॉस्ट तो होगी हर हाल में, क्या वेरिएबल कॉस्ट होगी? नहीं, वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगी, क्योंकि जिस दिन से इलेक्ट्रिसिटी का बटन स्टार्ट होगा उस दिन से वेरिएबल कॉस्ट लगेगी। दो बातें समझा दी, फिक्स कॉस्ट की लाइन हॉरिजॉन्टल, वेरिएबल कॉस्ट की लाइन जीरो से एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन होगी, ठीक है। सर तीसरी बात, सर ये टोटल कॉस्ट क्या होती है? सर ये टोटल कॉस्ट क्या होती है? बेटा टोटल कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट होता है दोनों का सम। टोटल कॉस्ट होता है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। सर टोटल कॉस्ट क्या होता है? टोटल कॉस्ट होता है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो मैं इधर लिखूं, टोटल कॉस्ट इज सम ऑफ बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज सम ऑफ बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इन दोनों का सम है, किसका? फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का। अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फर्ज कर लो आपकी फिक्स कॉस्ट है 1000 और आपकी वेरिएबल कॉस्ट है 2000। तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 3000। कितनी आ जाएगी? 3000, राइट। अब अगर मैं इसी फॉर्मूले को लिख दूं, फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं इसी फॉर्मूले को आपके सामने लिख दूं और मैं कहता हूं कि मुझे आप फाइंड करके दो, मुझे आप फाइंड करके दो कि फिक्स कॉस्ट कितनी है, मुझे आप फाइंड करके दो फिक्स कॉस्ट क्या है, तो आप मुझे बोलोगे सर टोटल कॉस्ट में से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट को निकाल दूंगा तो मेरे पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। अगर मैं आपको कहता हूं कि मुझे आप फाइंड करके दो वेरिएबल कॉस्ट, तो आप मुझे बोलोगे सर अगर मैं टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट को निकाल दूं तो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट बच जाएगा। सही लिख रहा हूं मैं इधर? तो मैं इधर लिखूं, अगर मैं टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट को निकाल दूंगा, माइनस कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। इतनी बात सब मानते हो? अच्छा, अब अगला सवाल। नाउ लेट्स सपोज आई एम प्रोड्यूसिंग 0 यूनिट्स। मैं 0 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो मेरा आप लोगों से सवाल है, अगर मैं 0 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो क्या मेरी फिक्स कॉस्ट होगी? येस और नो? अगर मैं 0 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ, क्या मेरी फिक्स कॉस्ट होगी, हाँ या ना? होगी। तो आपने बोला सर अगर मैं 0 यूनिट्स बना रहा हूँ तो फिक्स कॉस्ट होगी, वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगी। तो अज्यूम ये कर लेते हैं कि फिक्स कॉस्ट है 100। कितनी है? फिक्स कॉस्ट है 100, अज्यूम कर लेते हैं। 0 यूनिट्स में प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो क्या मेरी फिक्स कॉस्ट होगी? हाँ होगी। मेरी वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगी। और हम अज्यूम ये करें इस एग्जांपल के अंदर कि मेरी फिक्स कॉस्ट है 100। तो अब मुझे एक बात बताओ, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट है, हाँ फिक्स कॉस्ट है 100 की। सर वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट 0 है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 100 आ जाएगी। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं ये कह सकता हूँ टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट? टोटल कॉस्ट भी 100 है, फिक्स कॉस्ट भी 100 है। तो अब मैं इधर साइड पे एक डायलॉग लिख रहा हूँ, एट जीरो एक्टिविटी लेवल, एट जीरो एक्टिविटी लेवल योर फिक्स कॉस्ट, at zero activity level your fixed cost will always equal to variable cost. Your fixed cost will always equal to variable cost as your fixed cost will always be equal to total cost. Sorry, your fixed cost will always be equal to total cost as your variable cost is zero. As your variable cost is zero. ठीक है, ये पहली बात लिख दी मैंने। अच्छा, अब मैं एक दूसरी चीज लिख रहा हूं, ये बात तो सब समझ गए। अब मैं इधर एक दूसरी चीज लिख रहा हूं, ये भी बात याद रखना जरूरी है। द वर्टिकल डिस्टेंस, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट will always be fixed cost. The vertical distance between total cost and variable cost will always be fixed cost. क्या कह रहा है?
टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो हमेशा फिक्स कॉस्ट होगा। कैसे? टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बच जाएगी? मेरे पास फिक्स कॉस्ट बच जाएगी। तो सही कह रहा हूं ना? टोटल कॉस्ट में से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बच जाएगी? मेरे पास फिक्स कॉस्ट बच जाएगी। सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ठीक है, यहां तक सब अग्री करते हो? ये पहला पॉइंट यहां से समझाया आपको, ये दूसरा पॉइंट आपको इस फॉर्मूले से समझाया। अब तीसरी काम की बात बता रहा हूं आपको, तीसरी बात बता रहा हूं। द शेप ऑफ बोथ टोटल एंड वेरिएबल कॉस्ट विल ऑलवेज बी द सेम। क्या लिखा मैंने इधर? मैंने इधर लिखा कि टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का जो शेप है ना वो सेम होगा। अब सुनना इधर, अब मैं कंबाइंड डायग्राम बना रहा हूँ, गौर से देखना। सबसे पहले मैंने दो एक्सिस बना दी, ठीक है। ऊपर वाली एक्सिस के ऊपर मैंने लिख दिया कॉस्ट, नीचे वाली एक्सिस के ऊपर मैंने लिख दिया यूनिट्स, ठीक है। फिक्स कॉस्ट की लाइन होती है हॉरिजॉन्टल। ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई ये है फिक्स कॉस्ट की, ठीक है। मैंने एक लाइन बनाई जो जीरो से स्टार्ट हो रही है, अपवर्ड स्लोपिंग है। मैंने एक लाइन बनाई जो जीरो से स्टार्ट हो रही है और अपवर्ड स्लोपिंग है। ये कौन सी है? ये है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। ये कौन सी है? ये वेरिएबल कॉस्ट है। यहां तक मानते हो? फिक्स कॉस्ट की लाइन हॉरिजॉन्टल, वेरिएबल कॉस्ट की लाइन अपवर्ड स्लोपिंग लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, राइट। सर ये हो गई आपकी टोटल कॉस्ट की लाइन। ये कौन सी लाइन हो गई? ये जो मैंने लाइन बनाई है ये आपकी टोटल कॉस्ट की लाइन हो गई। किसकी लाइन हो गई? टोटल कॉस्ट की। तरह टोटल कॉस्ट की लाइन हमेशा ऊपर से शुरू होगी। कहाँ से शुरू होगी? फिक्स कॉस्ट के ऊपर से। अब सुनना, मैंने लिखा है कि टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के दरमियान ये जो डिफरेंस है ये हमेशा फिक्स कॉस्ट होगा। और आपने ये बात पढ़ी है कि फिक्स कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होगी। ऐसा ही पढ़ा है ना आपने? ऐसा ही है? सही कह रहा हूं मैं? ठीक कह रहा हूं? तो अब मैं आपके सामने एक और काम की बात लेके आ रहा हूं। अब मुझे एक बात बताओ, ये कितने यूनिट्स हैं? 0 यूनिट्स। टोटल कॉस्ट कितनी दी हुई है? 20। पहले ये बताओ, ये टोटल कॉस्ट के अंदर, ये टोटल कॉस्ट के अंदर दो कॉस्ट हैं। इस टोटल कॉस्ट के अंदर दो कॉस्ट हैं, फिक्स कॉस्ट भी है और वेरिएबल कॉस्ट भी है। फिर आपने जैसे ही देखा ना कि 0 यूनिट्स बन रहे हैं, कितने? 0 यूनिट्स, तो आपके दिमाग में बत्ती जली कि फिक्स कॉस्ट तो होगी, वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगी। जब कितने यूनिट्स बन रहे हैं? 0 यूनिट्स बन रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो तुम्हारी टोटल कॉस्ट होती है 0 यूनिट्स पे, वही तुम्हारी फिक्स कॉस्ट होती है। ऐसा ही है? यही अभी हमने पढ़ा। तो इसका मतलब है कि ये जो 20 है ना, ये तुम्हारी कौन सी कॉस्ट है? ये 20 ही तुम्हारी फिक्स कॉस्ट है और ये 20 ही तुम्हारी वेरी ये तुम 20 ही तुम्हारी टोटल कॉस्ट है। इतनी बात सब मानते हो? तो अब मुझे एक बात बताओ, फिक्स कॉस्ट चेंज होती है? फिक्स कॉस्ट चेंज होती है? नहीं होती ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक यूनिट बना रहा हूं तो पहले यूनिट पे टोटल कॉस्ट कितनी है? पहले यूनिट पे टोटल कॉस्ट है 1200। पहले यूनिट पे टोटल कॉस्ट कितनी है? पहले यूनिट पे टोटल कॉस्ट है 1200। अब मुझे बताओ, इस 1200 में से 200 कौन सी कॉस्ट है? 200 है फिक्स कॉस्ट। तो जो 1000 बच गई वो होगी आपकी वेरिएबल कॉस्ट। ये बात सब मानते हो? हाँ मानते हो। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं, दो 2 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो 2 यूनिट्स के ऊपर जो आपकी टोटल कॉस्ट है वो है 1350। इस 1350 में से अगेन 200 जो है वो आपकी फिक्स कॉस्ट है। सर 200 ही क्यों है? क्योंकि फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती। तो सर वेरिएबल कॉस्ट है इस बार 1150। ठीक है? सही है? ठीक है? ठीक है, ये लो भाई। सही है, अब हो गई 200। ओके, चलो। अच्छा भाई, चलो आ जाओ। अब मुझे बताओ, जब आप फोर्थ यूनिट की बात कर रहे हो, जब आप फोर्थ यूनिट की बात कर रहे हो, तो अब मुझे जरा बताओ फोर्थ यूनिट पे कॉस्ट कितनी है? 1450। तो इस 1450 के अंदर, इस 1450 के अंदर आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है? आपकी फिक्स कॉस्ट अगेन 200 है। तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 1250। तो एक बात आपको यहां से भी क्लियर हो गई कि मेरी टोटल, जो अगर मैं 0 यूनिट्स बना रहा हूं तो जो मेरी फिक्स कॉस्ट है वही मेरी टोटल कॉस्ट है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट नहीं होती।
ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपके सामने ये छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन टेबल प्रेजेंट करा था। इज इट क्लियर? अच्छा, अब नेक्स्ट चीज, छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ आपको, आपको एमसीक्यू करने में काम आएंगी। अगली चीज, मुझे जरा आप एक बात बताओ, टोटल रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू क्या होता है भाई? आपने अकाउंट्स का पेपर दिया, आप सबको पता है रेवेन्यू को सेल्स कहते हैं। तो टोटल रेवेन्यू क्या है? टोटल रेवेन्यू होता है टोटल सेल्स। और सर टोटल रेवेन्यू को निकालने का क्या फॉर्मूला है? टोटल रेवेन्यू को निकालने का फॉर्मूला होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। क्या फॉर्मूला होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। ये टोटल रेवेन्यू को निकालने का फॉर्मूला है। प्राइस इंटू क्वांटिटी अकाउंट्स में सेलिंग प्राइस इंटू नंबर ऑफ यूनिट, राइट? सर इसके बाद मैंने लिख दिया इधर, इसके बाद मैंने इधर लिख दिया एवरेज रेवेन्यू। इधर मैंने लिख दिया एवरेज रेवेन्यू। अब एक बात याद रखना, जब भी, पहले एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या है ये समझो। एवरेज रेवेन्यू का मतलब होता है पर यूनिट रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू का मतलब होता है पर यूनिट रेवेन्यू, राइट? अच्छा, अब मुझे बताओ जरा, एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू होता है पर यूनिट रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू को निकालने का क्या फॉर्मूला होगा? एवरेज रेवेन्यू को निकालने का फॉर्मूला होगा टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। सर एवरेज रेवेन्यू को निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज रेवेन्यू को निकालने का फॉर्मूला होगा टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स। सर किसी भी चीज का एवरेज निकालना है तो उसका एक ही फॉर्मूला है, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। किसी भी चीज का एवरेज निकालना है तो उसका एक ही फॉर्मूला है, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। सही? तो एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या है? एक यूनिट का रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का मतलब है कि सारे यूनिट्स का रेवेन्यू। ठीक है, समझ गए ये बात? अच्छा, अब मुझे एक बात और बता दो कि सर ये एवरेज कॉस्ट क्या होती है? ये बता देंगे सर आप? टोटल कॉस्ट तो हम सीख लिया, अब एवरेज कॉस्ट सीखते हैं। बेटा जब एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट रेवेन्यू है तो एवरेज कॉस्ट भी एक यूनिट की कॉस्ट होगी। सर जब एवरेज रेवेन्यू एक यूनिट का रेवेन्यू है तो एवरेज कॉस्ट भी एक यूनिट की कॉस्ट होगी। तो सर अभी मैंने आपको बताया किसी भी चीज की एवरेज चाहिए तो डिवाइड होगा बाय टोटल यूनिट्स। तो एवरेज कॉस्ट चाहिए ना, तो ऊपर क्या लिखूंगा? ऊपर लिखूंगा टोटल कॉस्ट, और नीचे क्या लिखूंगा? नीचे लिखूंगा टोटल यूनिट्स। सर एवरेज कॉस्ट चाहिए ना, सर एवरेज कॉस्ट चाहिए ना, तो ऊपर लिखूंगा टोटल कॉस्ट और नीचे लिखूंगा टोटल यूनिट्स। ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? एवरेज कॉस्ट चाहिए ना तो ऊपर लिखूंगा टोटल कॉस्ट, नीचे लिखूंगा टोटल यूनिट्स, राइट? सही कह रहा हूँ? ओके। अब मुझे बताओ, जरूरत नहीं है लेकिन मैं आपको करके दे रहा हूँ। अब मुझे जरा बताओ, प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन योर टोटल रेवेन्यू एंड योर टोटल कॉस्ट। सर प्रॉफिट दो चीजों का डिफरेंस है, प्रॉफिट दो चीजों का डिफरेंस है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक लिख रहा है? ठीक लिखा है मैंने? सही है। सर अगर मुझे निकालना है प्रॉफिट पर यूनिट, अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे निकालना है प्रॉफिट पर यूनिट। मुझे एक यूनिट का प्रॉफिट चाहिए, मतलब यूं कह लो कि मुझे निकालना है एवरेज प्रॉफिट। मुझे निकालना है एवरेज प्रॉफिट। तो मुझे जरा एक बात बताओ, एवरेज निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा? टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल यूनिट्स। क्या फॉर्मूला होगा? टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल यूनिट्स। अगर मुझे एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो फॉर्मूला होगा टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल यूनिट्स, राइट? तो इस चैप्टर को करने के लिए ये कुछ काम की बातें थी, मैंने आपके सामने मेंशन कर दी। तो प्लीज लेट मी नो कि इफ दीज आर क्लियर टू यू। ठीक है, लेट मी नो इफ इट इज क्लियर टू यू गाइस। ये क्लियर है सबको? आई एम जस्ट वेटिंग फॉर एवरीवन्स रिस्पॉन्स। सर इकोनॉमीज ऑफ स्केल का क्या मतलब होता है? बेटा इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है एवरेज कॉस्ट का कम होना। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है एवरेज कॉस्ट का कम होना, फॉलिंग एवरेज कॉस्ट। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है एवरेज कॉस्ट का कम होना। सर डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है एवरेज कॉस्ट का बढ़ना। तो सर इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट सिर्फ लार्ज फर्म्स को लॉन्ग रन में होगा। डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल का नुकसान, एवरेज कॉस्ट का बढ़ना है, इज अ डिसएडवांटेज।
इज नॉट अ बेनिफिट, इट्स अ लॉस। तो कॉस्ट का बढ़ना इज डिसएडवांटेज, कॉस्ट का कम होना इज बेनिफिट। तो इकोनॉमीज हो, वेदर इट इज इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज, इट विल ऑलवेज बी इन द लॉन्ग रन एंड इट एग्जिस्ट विद द लार्ज फर्म्स। शॉर्ट स्मॉल फर्म्स को ये नहीं मिलता, इकोनॉमीज डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट और फायदा नुकसान। तो सर व्हाट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एवरेज कॉस्ट का कम होना, व्हाट इज डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एवरेज कॉस्ट का बढ़ना, राइट? सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स व्हिच यू नीड टू नो बिफोर डूइंग द एमसीक्यू फॉर द चैप्टर कॉस्ट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, वरना आप नहीं कर सकते ये चैप्टर इतना इजीली, ठीक है? अब मैं आपको चैलेंज के साथ ये बात कह सकता हूँ कि जब मैं आपको पहला एमसीक्यू कराऊंगा तो आई एम 100% श्योर वो आपका सही होगा, ठीक है? ओके, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एमसीक्यू। द डायग्राम शोज द डायग्राम शोज द डायग्राम शोज कॉस्ट ऑफ अ फर्म, ठीक है? व्हाट इज द फर्म्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट एन आउटपुट ऑफ 100 यूनिट्स? ये कह रहा है फर्म की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, ये कह रहा है कि फर्म की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है जब 100 यूनिट्स का आउटपुट है। तो पहले मुझे एक बात बताओ, ये है 100 यूनिट्स, ठीक है? और ये 100 यूनिट्स के ऊपर, ये 100 यूनिट्स के ऊपर आपने 100 यूनिट्स के ऊपर आपने एक लाइन मार्क करी। ये वाली जो लाइन हो गई ना, ये हो गई आपकी फिक्स कॉस्ट। जीरो से जो लाइन स्टार्ट हो रही है वो हो गई आपकी वेरिएबल कॉस्ट। और जो फिक्स कॉस्ट के ऊपर से लाइन स्टार्ट हो रही है दैट इज योर टोटल कॉस्ट, राइट? दैट इज योर टोटल कॉस्ट। सही कह रहा हूं मैं या गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ ना, बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताओ, ये है वेरिएबल कॉस्ट की लाइन, तो आप देखो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 50। कितनी है भाई वेरिएबल कॉस्ट, कितनी है? 50। और इधर ट्रिपल जीरो लिखा हुआ है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 50,000। सिंपल 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 सिंपल, बस कुछ भी नहीं। वन वॉज इजी, वन वॉज इजी, ठीक है? अब मैं वन में आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 10,000। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 10,000। और फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो कि चेंज नहीं होगी। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 20 यूनिट, 20,000 मेरी कॉस्ट है, तो इसमें से 10,000 फिक्स कॉस्ट है, 10,000 वेरिएबल है। अगर 30,000 टोटल कॉस्ट है तो 10,000 फिक्स्ड है, 20,000 वेरिएबल। अगर 40,000 टोटल कॉस्ट है तो 10,000 फिक्स, 30,000 वेरिएबल। अगर 50,000 रुपये टोटल कॉस्ट है तो 10,000 फिक्स, 4,000 वेरिएबल। अगर 60,000 टोटल कॉस्ट है तो 10,000 फिक्स, 50,000 वेरिएबल। तो अब मुझे एक बात बताओ, हमने ये सीखा है कि टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दूं तो मेरे पास फिक्स कॉस्ट बचेगा। तो ये टोटल कॉस्ट है, ये टोटल कॉस्ट है आपकी 60, वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 50। तो इन दोनों का मैं माइनस करूंगा तो भी कितना आएगा? 10,000। समझ आ गया? क्लियर हो गया? जो इतनी देर से कब से मैं सिखा रहा था ना चीजें, वो इसलिए सिखा रहा था, राइट? ओके, सो इज दिस क्लियर? ये क्लियर है भाई सबको, फर्स्ट वाला? ओके, मुझे फर्स्ट वाले का बता दें, फिर मैं थोड़ी सी स्पीड आराम आराम से बढ़ाता रहूंगा। चले भाई आए। एमसीक्यू नंबर 2। इन अ कंपनी फिक्स कॉस्ट आर अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट। ये कह रहा है कि एक कंपनी के अंदर टोटल कॉस्ट का एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन फिक्स कॉस्ट है। मतलब यूं समझ लो, अगर उस कंपनी की टोटल कॉस्ट 100 है तो उसमें से 80 फिक्स्ड है, 20 वेरिएबल है। ये कहना चाह रहा है। व्हाट विल रिजल्ट इन द शॉर्ट रन इफ प्रोडक्शन कट बाय 50%? कह रहा है शॉर्ट रन में क्या होगा अगर प्रोडक्शन 50% से कम हो, गिर जाए। तो सवाल ये है कि क्या फिक्स कॉस्ट बदली होगी? नहीं। मैं इस रूम में 100 की जगह अगर 50 बच्चे पढ़ाता हूँ तो मुझे रेंट तो उतना ही देना है। तो फिक्स कॉस्ट तो चेंज ही नहीं होती। तो ये लिखा हुआ है फिक्स कॉस्ट विल फॉल, तो बी गलत है। टोटल कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट थोड़ी होगी। फिक्स कॉस्ट बदली नहीं होगी, वेरिएबल कॉस्ट तो यूनिट्स के साथ साथ वेरी होती है ना। तो अगर प्रोडक्शन 50% से कम हुई है तो वेरिएबल कॉस्ट भी 50% से कम होगी। तो सी भी गलत है। डी वाला कह रहा है वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, ऐसा नहीं होगा। ए वाला कह रहा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विल राइज। हाँ राइज होगी। क्यों होगी अब मैं आपको उसकी वजह बता देता हूँ। लेट सपोज मेरी फिक्स कॉस्ट है 1,000 और मैं 100 स्टूडेंट्स पढ़ा रहा हूँ, तो मैं 1,000 रुपीज की फिक्स कॉस्ट को 100 स्टूडेंट्स पे स्प्रेड कर रहा हूँ ना। तो पर यूनिट कॉस्ट कम आ रही है। और अब अगर मेरे पास 50 स्टूडेंट्स हो गए तो अब मैं वो 1,000 रुपीज के फिक्स कॉस्ट को 50 स्टूडेंट्स पे स्प्रेड कर रहा हूँ, तो मेरी एवरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी। ओके, तो टू की आपको लॉजिक समझ आ गई होगी। थ्री, द रिटेल स्टोर Woolworths has expanded the range of product it sells to include sweets, toys, and compact disc. What describes this change?
एक रिटेल स्टोर है वुलवर्थ, वो उसने अपने रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ा दिए हैं, वो अब स्वीट भी बेच रहा है, मिठाई वाला भी बन गया है, वो टॉयज वाला भी बन गया है, और वो कॉम्पैक्ट डिस्क भी बेच रहा है। विच टर्म डिस्क्राइब्स दिस चेंज? इंटीग्रेशन नहीं है ये, मर्जर नहीं है। मर्जर होता है कि जब आप दो फर्म्स आपस में मर्ज हो जाती हैं, ये अपने करंट करंट प्रोडक्शन प्लान को क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है बाय एडिंग मोर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। स्पेशलाइजेशन तब होती है जब बंदा बार बार एक ही चीज कर रहा होता है, तो बी सी डी इज रॉन्ग, ए इज द आंसर। ये डाइवर्सिफाई कर रहा है। ठीक है। 4, व्हाट इज एन व्हाट इज एन एक्सटर्नल इकोनॉमी ऑफ स्केल? देखो, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल, आप सुन लेना। पहले तो ये बता दो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है एवरेज कॉस्ट का कम होना, और ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा जो है ना वो एक्सटर्नल इकोनॉमी ऑफ स्केल है। तो भाई देखो, दो होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल इकोनॉमी ऑफ स्केल। इंटरनल वो है जो हमारी हमारे बिजनेस की कोई ऐसी यूं समझ लो, कोई ऐसी स्टेप लेने की वजह से हमारी एवरेज कॉस्ट कम हो जाए, हमारा बिजनेस कोई चीज ऐसी करे, कोई ऐसा स्टेप ले जिससे हमारी एवरेज कॉस्ट कम हो जाए, तो वो इंटरनल है। बाहर वाले का कोई स्टेप लेने की वजह से मेरे बिजनेस की एवरेज कॉस्ट कम हुई है, सो दैट्स एक्सटर्नल। तो अब हम ढूंढते हैं कि बाहर वाले का कहाँ जिक्र हुआ हुआ है। बाइंग मशीन फ्रॉम अदर कंपनी, भाई मशीन बाय करूंगा तो एवरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी ना। सही है। कैरियंग आउट रिसर्च विद अदर कंपनी, यस, इससे मेरी एवरेज कॉस्ट कम होगी। रिसर्च दूसरी कंपनी कंडक्ट कर रही है और फायदा मुझे हुआ। जैसे मिसाल, एक बराबर बिजनेस है रेस्टोरेंट का, उसने एक रिसर्च करी और उसने जो है ना रिसर्च करते साथ ही कोई रेसिपी निकाल ली जिससे लेस अमाउंट ऑफ ऑयल एंड लेस अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स के अंदर वो ज्यादा आउटपुट बना पा रहा है या फिर बेटर आउटपुट बना पा रहा है, तो उसके रिसर्च करने की वजह से मुझे फायदा हुआ। जैसे भाई मैं अगर ट्रेनिंग लेके आया और मैंने अपने फेलो टीचर की मदद कर दी, तो ट्रेनिंग पे पैसा तो मैंने स्पेंड करा ना, मेरा पैसा स्पेंड करा, मैंने नॉलेज ली और दूसरे को पास करी, तो दूसरे का तो एवरेज कॉस्ट कम हो गया ना मेरी वजह से, तो दैट्स एक्सटर्नल फॉर हिम। लेंडिंग मनी टू अदर कंपनी, नो। सेलिंग आउटपुट टू अदर कंपनी, नो। ठीक है, इसका कोई कॉस्ट से लेना देना नहीं है। ठीक है। फिफ्थ, विच एडवांटेज इज मोस्ट लाइकली टू इनेबल अ स्मॉल रिटेलर टू compete with लार्ज स्टोर? ये बोल रहा है स्मॉल फर्म और लार्ज फर्म, स्मॉल फर्म एक लार्ज फर्म से कैसे कॉम्पीट कर सकती है, स्मॉल फर्म के पास क्या पॉजिटिव पॉइंट है कि वो जीत सकती है लार्ज फर्म से। वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं होते क्योंकि स्मॉल फर्म स्मॉलर स्केल पे काम करती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल अभी पढ़ाते वक्त बताया था आपको पीछे भी कि ये सिर्फ लार्ज फर्म को और लॉन्ग रन में फायदा मिलेगा, सिर्फ लार्ज फर्म को इकोनॉमीज डिसइकोनॉमीज दोनों और लॉन्ग रन में मिलेगा। स्मॉल फर्म एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता क्योंकि वो स्मॉलर स्केल पे काम करता है, वो बस लोकेशन में जीत रहा होता है, उसकी लोकेशन बहुत कन्वीनियंट होती है। ठीक है। 6 इज वेरी इजी, सही है, 6 इज वेरी इजी, सुकून से सुनिएगा। 6, the table shows how employment in 5 industries changed in a country between 1985 and 2000। ठीक है। According to the table, which type of employment has increased? Banking and finance कौन सा सेक्टर है, पहले ये बता दो। टेरिशी सेक्टर, ठीक है। अच्छा ये बताओ, डिस्ट्रीब्यूशन एंड केटरिंग कौन सा सेक्टर है, टेरिशी सेक्टर, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, एक्सट्रैक्शन कौन सा सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है। अच्छा ये बताओ, मैन्युफैक्चरिंग कौन सा सेक्टर है, टेरिशी सेकेंडरी सेक्टर है। अच्छा ट्रांसपोर्ट कौन सा सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट टेरिशी सेक्टर है। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं भाई। तो बैंकिंग और फाइनेंस के अंदर बढ़ गई, डिस्ट्रीब्यूशन केटरिंग में बढ़ गई, प्राइमरी सेक्टर में गिर गई, और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी गिर गई, और ट्रांसपोर्ट के अंदर भी गिर गई। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू टेबल विच टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज इंक्रीज? प्राइमरी, प्राइमरी में एम्प्लॉयमेंट कम हो गई है, देखें ये प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी में एम्प्लॉयमेंट गिर गई है, तो ये गलत है। सेकेंडरी, सेकेंडरी के अंदर भी एम्प्लॉयमेंट गिर गई है, तो ये भी गलत है। ठीक है, सेकेंडरी में भी गिर गई है, ये भी गलत है। टोटल में भी गिर गई है, ये भी गलत है। आंसर है सी फॉर कैट, टेरिस्ट्री में आपको बढ़ते हुए दिख रही है, देखो ये टेरिस्ट्री सेक्टर, ये टेरिस्ट्री सेक्टर है, आपको दोनों में बढ़ते हुए दिख रही है। सही है, ओके। इज 6 क्लियर टू एवरीवन? राइट। 7, द टेबल shows the cost incurred by a firm producing computer। ये आउटपुट दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। व्हाट आर दी फिक्स कॉस्ट इफ 3000 कंप्यूटर्स आर प्रोड्यूस? अब पहले मुझे ये बता दो, 0 यूनिट्स के ऊपर जो आपकी टोटल कॉस्ट है वही आपकी फिक्स कॉस्ट है। तो मुझे एक बात पता चल गई
कि जो मेरी फिक्स कॉस्ट है ना वो कितने की है, वो कितने की है, वो है 20,000 की। कितने की है, 20,000 ना, ऊपर 3 जीरो भी लिखे हुए हैं। ऊपर कितने लिखे हुए हैं, ऊपर 3 जीरो भी लिखे हुए हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 3,000 कंप्यूटर बना रहा हूँ तो क्या मेरी फिक्स कॉस्ट चेंज होगी? नहीं होगी ना। तो फिक्स कॉस्ट तो हमेशा सेम रहेगी, तो आंसर क्या होगा, 20,000, राइट। ठीक है, समझ आ गया। ओके, चले आगे चलते हैं। MCQ नंबर 8। चले, 8, द टेबल शोज अ फर्म्स टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। ये आउटपुट दिया हुआ है, यूनिट्स दिए हुए हैं, ये टोटल रेवेन्यू, ये टोटल कॉस्ट। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ जरा, प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है? प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। सही है। विथ व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट, तो मुझे हर उस पे चेक करना है। तो हर उस पे मैं चेक करता हूँ। इसका है इसका है 20 और 14, इसका है 6, इसका है 25 - 17। 25 - 17 कितना होगा? ये होगा 8 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा, फिर इसके बाद 30 और 21 कितना होगा? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट कर रहा हूँ, इस बार होगा 9। ठीक है, और उसके बाद होगा 35 - 27। 35 - 27 इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स अगेन 8। तो किसके ऊपर मैक्सिमम प्रॉफिट है? 9 मैक्सिमम प्रॉफिट है, कितने यूनिट्स के ऊपर? 30 यूनिट्स के ऊपर। तो आंसर है सी। ठीक है। ओके। ठीक है। तो मैंने आपको इसीलिए पहले प्रॉफिट की डेफिनेशन भी समझा दी थी। सही। 9, what is a feature of economy of scale but not diseconomies of scale? They are caused by management problem, नहीं, मैनेजमेंट प्रॉब्लम से डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल होते हैं। दे ऑपरेट इन दी शॉर्ट रन, शॉर्ट रन में नहीं होता, लॉन्ग रन के अंदर होता है। दे लीड टू फॉलिंग एवरेज कॉस्ट, यस। दे लीड टू फॉलिंग एवरेज कॉस्ट, यस। फॉलिंग एवरेज कॉस्ट को ही कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये कह रहा है दे रिजल्ट इन राइजिंग एवरेज रेवेन्यू, ये तो गलत बात लिख दी है, ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है। ओके। तो देखें, आपको मैं इस तरीके से तैयारी करा रहा होता हूँ कि मैं पहले से आपके लिए सब चीजें निकाल के रखता हूँ कि आपको ये टॉपिक करने के लिए आपको क्या चीज आनी चाहिए। ठीक है। अच्छा भाई, 10, द डायग्राम शोज फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ अ फर्म। ठीक है। विच डिस्टेंस रिप्रेजेंट्स फर्म्स फिक्स कॉस्ट? चला, मुझे ये बताओ, ये फिक्स कॉस्ट है। जीरो से जो लाइन स्टार्ट होती है वो होती है वेरिएबल कॉस्ट, और जो फिक्स कॉस्ट के ऊपर से लाइन स्टार्ट होती है वो होती है टोटल कॉस्ट। अब मुझे जरा एक बात बताओ, टोटल कॉस्ट, वापसी रिवाइज करा रहा हूँ, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। सवाल कह रहा है कि मुझे फिक्स कॉस्ट निकाल के दो, तो टोटल कॉस्ट में से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दूं तो मेरे पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। तो टोटल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के दरमियान जो डिफरेंस है वो होता है पी और क्यू। ऐसा ही है, तो योर आंसर इज PQ। ओके। ठीक है भाई, समझ आया सबको? आपका आंसर है PQ, राइट। ओके गाइस। 10। ओके। चले, 11। अच्छा भाई, 11, द टेबल शोज आउटपुट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ अ फर्म विथ 3 वर्कर। सही। ये आउटपुट दिया हुआ है, ये टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। अच्छा, हाउ डिड आउटपुट पर वर्कर एंड एवरेज कॉस्ट चेंज ओवर द पीरियड? ये बोल रहे हैं आउटपुट पर वर्कर और एवरेज कॉस्ट के ऊपर क्या फर्क पड़ा। तो मुझे जरा इतना बता दो, एवरेज कॉस्ट अभी निकालना सिखाई कि एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होगा टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट्स। सर एवरेज कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होगा? सर एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होगा टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट्स। ठीक लिखा है। तो जरा मुझे बताओ, टोटल कॉस्ट कितनी है? 1500। टोटल यूनिट्स कितने हैं? 5। ठीक है, तो इसका कोई मुझे बताए, 1600 डिवाइड बाय 6। ये मुझे कोई बच्चा बता दो, 1700 डिवाइड बाय 7। एनीवन टेल मी दिस। 1800 डिवाइड बाय 8। तो पहला इम्पैक्ट जो हम लोग चेक कर रहे हैं, हम लोग एवरेज कॉस्ट के ऊपर चेक कर रहे हैं। तो मेरा फोन का चार्ज खत्म हो गया है, तो कैन जस्ट एनीवन प्लीज टेल मी, 1500 डिवाइड बाय 5 क्या होगा? 1500 डिवाइड बाय 5 इज 300। ओके, हिबा आप ही बताती हो, 300। ओके, उसके बाद 1600 डिवाइड बाय 6 कितना होगा? बेटा ये जिस जिसके पास मेरी फोटोकॉपीड बुक है वो उस बुक के ऊपर लिखें प्लीज। ये आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। 1600 डिवाइड बाय 6,
1700 डिवाइड बाय 7, 1800 डिवाइड बाय 8। ओके, 533 कह रही हैं आप। 300, 266। ओके अनस, थैंक यू। 200, 267 समझ लो इसको। 242, 243, 225। तो आपने देखा कि जैसे ही आउटपुट बढ़ रहा है, टोटल कॉस्ट, जैसे ही आउटपुट बढ़ रहा है, टोटल कॉस्ट क्या हो रही है, टोटल एवरेज कॉस्ट गिर रही है। जैसे ही आउटपुट बढ़ रहा है, एवरेज कॉस्ट गिर रही है। एवरेज कॉस्ट गिर रही है। देखो, आउटपुट बढ़ रहा है, एवरेज कॉस्ट गिर रही है। तो आउटपुट इज इंक्रीजिंग, एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। आंसर इज 11B। ओके, चलें आगे चलते हैं। ठीक है। 12, अगेन 12 इज अ रिपीटेड क्वेश्चन। रिपीटेड से मुराद ये कि ऐसा सेम अभी क्वेश्चन हमने करा है। 12, द टेबल शोज अ फर्म्स एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट। इस बार एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट बोला है। विच लेवल ऑफ आउटपुट ABCD गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट। जरा मुझे बताओ, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है। प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, तो या फिर एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट। तो अब आप बताओ, 5 यूनिट्स पे कितना आ रहा है। ये आ रहा है -20। ये आ जाएगा 0, नो प्रॉफिट नो लॉस। ये आ जाएगा 10। ये आ जाएगा 12। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है 20 यूनिट्स के ऊपर। ओके, ठीक है। ओके, चलें आगे चलते हैं। 13, 13। ओके, वाई आर फर्म्स मेकिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स ऑफन लोकेटेड नियर ईच अदर। ताकि वाई फर्म्स जो सिमिलर प्रोडक्ट्स बना रही हैं वो क्यों एक दूसरे के पास लोकेटेड होती है, क्यों, एनी कोई वजह, कोई वजह आप लोग बताएंगे कि फर्म जो सिमिलर प्रोडक्ट्स बना रही हैं वो एक दूसरे के पास क्यों लोकेटेड है। एक्सटर्नल इकोनॉमीज में भी पॉसिबल, यस। कंपटीशन रिड्यूस नहीं होगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। कंपटीशन तो बढ़ जाएगा, ये गलत है। आंसर इज बी, एवरेज कॉस्ट के कम होने का फायदा मिल सकता है। ठीक है, लैंड में भी चीपर, नो। ओवरहेड्स में भी इंक्रीज, नो। इसके ओवरहेड्स का दूसरे के साथ क्या लेना देना, ठीक है। 14, वेरी इजी। 14, विच कंपनी ऑपरेट्स इन प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर वो है जो रॉ मटेरियल के एक्सट्रैक्शन करता है। आंसर इज सी। ए भी पढ़ देता हूँ। सेंचुरी सिटी कंपनी विद प्रॉपर्टी एंड होल्ड होटल इंटरेस्ट, ये टेरिशरी सेक्टर है। ठीक है, तो ये गलत है। बी, कंपास ईस्ट इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर करता है फैंस। ये है आपका सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग। ये है आपका डेल्टा गोल्ड है, आपका टेरिशरी। और ये है का बैंक है, बैंक टेरिशरी सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है। ठीक है, ये पूछ रहा है प्राइमरी सेक्टर में कौन ऑपरेट करती है, तो ये जो माइनिंग कंपनी है, गोल्ड माइनिंग कंपनी, ये प्राइमरी सेक्टर है। ठीक है। अच्छा, फिर ये बोल रहा है 15, द डायग्राम रिप्रेजेंट्स टोटल कॉस्ट ऑफ 4 फर्म्स विच कर्व ओनली हैज फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट की लाइन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, आंसर इज सी। ठीक है, आंसर इज सी। ये वाला जो कर्व है, ये कर्व एवरेज कॉस्ट का है। सही है। ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये लाइन वेरिएबल कॉस्ट की है बिकॉज इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है। ये लाइन जो है, ये लाइन फिक्स कॉस्ट है, राइट। सो योर आंसर इज सी। ठीक है। ओके। 16, विच कॉस्ट इनकर्ड बाय फर्म मैन्युफैक्चरिंग शर्ट्स इज अ वेरिएबल कॉस्ट। कौन सी वेरिएबल कॉस्ट है, तो भाई वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो यूनिट्स के साथ साथ वेरी करती है। यूनिट्स बढ़ रहे हैं तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, यूनिट्स कम हो रहे हैं तो वेरिएबल कॉस्ट कम होगी। तो बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो कि यूनिट्स के साथ साथ वेरी होगी, राइट। तो इंश्योरेंस, इंश्योरेंस नो, इंटरेस्ट नो, रॉ मटेरियल यस, प्रॉपर रेंट नो। ठीक है।
चलो स्पीड थोड़ी सी तेज कर दी है। 17, 50 people आर एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस टू प्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स पर वीक, द वीकली कॉस्ट आर दिस व्हाट आर वेरिएबल कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट वेरिएबल है? अच्छा, कितने बोले हैं इसने? 50 people आर एम्प्लॉयड प्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स पर वीक। 50 लोग हैं, 10,000 यूनिट्स एक हफ्ते में बनाते हैं। सर हायर ऑफ मशीनरी, ये फिक्स कॉस्ट है, ये काउंट नहीं होगी। सर पावर, पावर इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इज वेरिएबल कॉस्ट। सर रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल इज वेरिएबल। सर वेजेस, ये भी वेरिएबल है, लेकिन एक मसला है, वेजेस हैं पर एम्प्लॉय। तो आप 50 एम्प्लॉय से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगी 200। तो आपका टोटल हो जाएगा कितना? 200 प्लस 1,000 प्लस 200 कितना हो जाएगा? 40, 50 सा सॉरी 2,000 आएगा, सॉरी। तो ये हो जाएगा 3,200। सही है, ये 3,200 आएगा आपका। ठीक है, ओके, ठीक है, सही है। ये एग्जामिनर की रिपोर्ट में बात लिखी हुई थी कि ये 17 वाला एमसीक्यू इसलिए गलत हुआ था, बच्चों ने 50 पीपल नहीं पढ़ा था। बच्चों ने डायरेक्ट इन तीनों को ऐड करा और बोला यार ये तो आंसर ही नहीं है। ठीक है, 18, 18, the table shows units of FOP that a firm needs to employ for two different level of output, the 10 units और 30 units। देखिए एग्जामिनर कितना तेज है, आउटपुट वैसे पहले होना चाहिए, हर सवाल में पहले आउटपुट लिखा होता था। इस बार इसने एंड में कर दिया, तो बच्चों ने ये देख के भी गलत करा था। व्हाट इज द फर्म एक्सपीरियंसिंग बाई टोटल FOP 10 यूनिट्स के ऊपर कितना है? 5 + 2 + 4 कितना हो जाएगा? 11। सर इसके ऊपर कितना है? 300, और ये हो गया 22। ओके, तो अब मुझे बताओ, अ, इसने बता दिया है कितने यूनिट्स लग रहे हैं, कितना आउटपुट लग रहा है। तो मुझे बताओ जरा, ये हैं यूनिट्स, 11 यूनिट्स ये लगा रहा है, तो 10 आउटपुट बन रहे हैं। 22 यूनिट्स ये लगा रहा है, तो 300 आउटपुट बन रहा है। व्हाट इज द फर्म एक्सपीरियंसिंग? व्हाट इज द फर्म एक्सपीरियंसिंग? व्हाट इज द फर्म एक्सपीरियंसिंग? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट का तो मतलब सेम होता नहीं। दिस इकोनॉमीज नहीं, इकोनॉमीज नहीं, एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल फेस करी है ना फर्म। फर्म क्या फेस करी है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, सही, ओके। 19, 19, a survey of employment in a particular economy shows that primary sector was diminishing in importance and more people were being employed in tertiary sector। ये कह रहा है, ये एमसीक्यू कह रहा है प्राइमरी सेक्टर में डिमिनिश हो रहा है और टेरिटरी सेक्टर बढ़ रहा है। व्हाट डज दिस मीन? फ्यूअर पीपल वर एम्प्लॉयड बाय गवर्नमेंट, नहीं। फ्यूअर पीपल वर एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में कम पीपल एम्प्लॉयड थे, नहीं। इसने तो बात करी प्राइमरी सेकेंडरी की। मोर पीपल वर एम्प्लॉयड इन सर्विस, यस दिस इज योर आंसर। मोर पीपल वर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चरल, नो, एग्रीकल्चरल प्राइमरी है, और प्राइमरी की तो प्राइमरी की डिमांड कम हो रही थी। सर्विस जो है वो आपका टेरिस्ट्री है, तो आपका आंसर है 19 का सी। ओके, 20, a firm producing instant coffee previously paid for the disposal of waste. It now sells the waste to be made into garden fertilizer, which cost to the firm has not changed। भाई ये पहले वेस्ट को डिस्पोज करता था, अब ये वेस्ट को फर्टिलाइज करता है। तो इससे कौन सी कॉस्ट है जो कि चेंज नहीं होगी? तो एक ही कॉस्ट है ऐसी जो चेंज नहीं होती है, और वो होती है फिक्स कॉस्ट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो कि चेंज नहीं होती है। आंसर बी है, कुछ सोचने का नहीं है। 21, ओके, 21, Ericsson is the world's leading marker of mobile phones machinery. It announced that it had won a major contract to supply a Chinese phone company, China Mobile, with machinery. Ericsson also announced that it would become more efficient by reducing its workforce। वर्कफोर्स रिड्यूस हो रही है, इसने दूसरी दूसरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा है, मशीन के साथ कि वो उसको टू सप्लाई चाइनीज फोन कंपनी चाइना मोबाइल विद मशीनरी, मशीन के साथ देगा। हाउ वुड इकोनॉमिस्ट्स क्लासिफाई दीज चेंजेस फॉर दी टू कंपनीज? मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, मुझे ये वाला एमसीक्यू करके दे दें। ओके, सो एरिक्सन की वेरिएबल कॉस्ट कम हो गई है।
और फिक्स कॉस्ट चाइना मोबाइल की बढ़ गई है। क्यों? इसकी वेरिएबल कॉस्ट क्यों कम हो गई? क्योंकि इसने वर्क फोर्स को रिड्यूस कर दिया और इसने कॉन्ट्रैक्ट करा था मशीन के साथ, और मशीन इज अ फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो आंसर ए इज रॉन्ग, आंसर सी इज रॉन्ग, आंसर डी इज रॉन्ग, राइट? ओके, 22। ओके, सो आई एम गोना गिव यू अ मिनट टू ट्राई एमसीक्यू नंबर 22। ओके, इट्स इजी, लेकिन मैं आपकी मदद करता हूँ थोड़ी सी, मैं आपकी मदद कर दूंगा। आप पहले ट्राई ले ले 22 का एक, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ पूरा। अ फर्म बॉटल्स 10,000 bottles of cola a week. Its fixed costs were 1,000 a week. Its variable costs are 0.50 a bottle, एक बॉटल। Each bottle of cola is sold for $1। ये $1 क्या है? ये $1 है सेलिंग प्राइस। ओके, व्हाट इज द प्रॉफिट पर बॉटल? व्हाट इज द प्रॉफिट पर बॉटल? एक बॉटल का प्रॉफिट। चलें, गिव अ ट्राई। ओके, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। इसने बोला हुआ है फिक्स कॉस्ट है 1,000, इसने बोला है वेरिएबल कॉस्ट है 0.50 पर बॉटल। तो 1,000 बॉटल की हो गई 5,000, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी 6,000। सही है। इसने बोला है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, इफ यू गाइस रिमेंबर। तो इसने बोला है प्राइस है 1 और 10,000 यूनिट्स हैं, तो टोटल रेवेन्यू भी आ जाएगा कितना? 10,000 आ जाएगा। सही है, तो अब बताओ जरा प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो 10,000 माइनस 6,000 कितना आ जाएगा? 4,000 आपका प्रॉफिट आ गया। 4,000 है टोटल प्रॉफिट, हमें चाहिए एक बॉटल का। तो कितनी बॉटल्स हैं? 10,000 बॉटल है ना, तो एक बॉटल का आ जाएगा 0.40 ए। सही। ओके, ओके है, ठीक है, चलो। चलो, आइकिया। IKEA, the world's largest retailer in home furnishing, opened a new store in Malaysia in 2003. What is likely to happen to fixed cost, variable cost, profits? फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी, एक और स्टोर खोल ली और रेंट एड हो गया, एक और स्टोर खोलेंगे, उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी कि वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी और प्रॉफिट भी बढ़ सकता है। ठीक है, प्रॉफिट भी बढ़ सकता है या प्रॉफिट अनसर्टेन होगा। क्या लगता है? प्रॉफिट का तो प्रॉफिट का तो डिसीजन हम लोग नहीं दे सकते, प्रॉफिट का पता नहीं। कॉस्ट का तो हमें पता है, कॉस्ट बढ़ते हुए दिख रही है हमें। प्रॉफिट का इसने कुछ बोला नहीं है, तो प्रॉफिट वुड बी अनसर्टेन। सही है। 24। A firm finds that it can increase its production by replacing some of its worker by a machine. फर्म कह रहा है कि वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, कुछ वर्कर को मशीन से रिप्लेस करेगा। इफ दिस हैपेंस व्हाट चेंज अकर्स? अगर ये हो जाता है तो क्या चेंज अकर होगी? मशीन आ जाएगी, तो मशीन आएगी तो फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी और वेरिएबल कॉस्ट कम होगी। तो क्या लिखूं भाई? फिक्स कॉस्ट इंक्रीजेस एंड इट बिकम्स कैपिटल इंटेंसिव। ए, सी और डी गलत है। सही है, ए, सी और डी गलत है। 25। विच ग्रुप हैज अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज अ गोल? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किसका गोल है? एंटरप्रेन्योर्स का। तो आंसर ए है 25 का। ठीक है, चलें 26। ओके, 26 वेरी इजी अगेन। मिलता जुलता एमसीक्यू। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अ कंपनी प्रोड्यूसिंग शूज। ये टोटल आउटपुट दिया हुआ है, ये टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू। व्हाट इज द प्रॉफिट पर शेयर पर पेयर ऑफ शूज व्हेन द फर्म इज मैक्सिमाइजिंग इट्स प्रॉफिट? ठीक है, बोल रहे हैं कि पर यूनिट प्रॉफिट क्या होगा जब एक फर्म अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रही होगी। तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा प्रॉफिट। पहले मुझे निकालना पड़ेगा प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। पहले मुझे प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। पहले मुझे निकालना है प्रॉफिट। ठीक है, ओके। तो जरा बताओ भाई, पहले प्रॉफिट कितना है? ये रेवेन्यू है और ये कॉस्ट है। पहले आ रहा है 300, इसके बाद है 2,200 माइनस 800, 400। उसके बाद आ रहा है 3,000 माइनस 2,700, 300। उसके बाद आ रहा है 200। राइट, सबसे ज्यादा प्रॉफिट कब हो रहा है? 400 ना। 400 तो पर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? पर यूनिट निकालना है, तो टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल यूनिट्स। तो टोटल प्रॉफिट कितना है? 400। और टोटल यूनिट्स कितने हैं? टोटल यूनिट्स हैं 200। तो कितना आ जाएगा? $2 पर यूनिट।
फोर 200 यूनिट्स पे 400 का प्रॉफिट है, तो एक यूनिट का प्रॉफिट कितना हो गया, 2 पर यूनिट, तो सी आंसर। ठीक है, आंसर इज सी फॉर कैट। ओके, तो ए इज रॉन्ग, बी इज रॉन्ग, डी इज रॉन्ग। राइट, ए इज रॉन्ग, बी इज रॉन्ग, डी इज रॉन्ग। ठीक है, ओके। विच एक्टिविटी कैन अ स्मॉल फर्म कैरी आउट मोर इजीली देन अ लार्ज फर्म? स्मॉल फर्म क्या इजीली कैरी आउट कर लेगी कि वो चेंजेस को फौरन से अडॉप्ट कर लेगी। ठीक है, बी इज रॉन्ग, सी इज रॉन्ग, डी इज रॉन्ग। 28, a firm's average revenue is $10. What is the firm's total revenue and price of the product? total revenue और प्राइस दी हुई है। ये वाला एमसीक्यू आप लोग मुझे करके देंगे, 28 वाला। आई एम जस्ट गिविंग यू अ सेकंड। अच्छा, मुझे जरा बताओ, एवरेज रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला होगा? एवरेज रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला होगा? एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला होगा टोटल रेवेन्यू अपॉन टोटल यूनिट्स। एवरेज रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला है? टोटल रेवेन्यू अपॉन टोटल यूनिट्स। एवरेज रेवेन्यू दिया हुआ है 10, टोटल रेवेन्यू चाहिए, एक्स कर दिया, टोटल यूनिट्स कितने, 2000, तो टोटल रेवेन्यू कितना आ गया, 2000 आ गया। ठीक है, तो एक बात क्लियर है कि आंसर बी है, लेकिन आपको और मजीद कंफर्म कर देता हूँ। टोटल रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला है? टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला है प्राइस इंटू क्वांटिटी। जरा मुझे बताएं, टोटल रेवेन्यू है 2000, प्राइस मुझे नहीं पता, क्वांटिटी मुझे पता है कि कितनी है, 2000। अच्छा, ये 20,000 आएगा, सॉरी, ये 20,000 आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी। तो आंसर ए और बी नहीं है, आंसर या तो सी है या तो डी है। ठीक है, अच्छा, अब मुझे इसने बोला हुआ है टोटल रेवेन्यू 20,000 है, यूनिट्स इसने बता दिए 2000 है, तो 20,000 डिवाइड बाय 2000, ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 10, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 20 सी। ओके, ठीक है। 29, व्हाट इज मोस्ट लाइकली आउटकम ऑफ इंक्रीज स्पेशलाइजेशन इन अ वाटर बॉटलिंग प्लांट? स्पेशलाइजेशन का क्या आउटकम होगा वाटर बॉटलिंग प्लांट के अंदर? हायर कॉस्ट होगी, नहीं, कॉस्ट कम होगी, वेज रेट बढ़ेगा, नहीं, जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी, नहीं, आउटपुट बढ़ जाएगा। ये बोल रहा है फर्म को क्या फायदा होगा, वाटर बॉटलिंग प्लांट को क्या फायदा होगा, तो 29 का डी। ओके, 30, व्हेन इज अ फर्म एक्सपीरियंसिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल? सर, व्हाट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल? इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है एवरेज कॉस्ट का कम होना। इट हैज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, नहीं है, तो डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो गया। इट इज इन द शॉर्ट रन, नहीं। इट्स फिक्स कॉस्ट आर लेस देन वेरिएबल कॉस्ट, नो। इट्स आउटपुट इज इंक्रीजिंग फास्टर देन इट्स इनपुट, यस। अभी ऐसा एमसीक्यू करा था, एफओपी और आउटपुट दिए हुए थे, याद आ गया? ओके, 31, विच स्टेटमेंट अबाउट फिक्स कॉस्ट इज करेक्ट? दे एग्जिस्ट ओनली इन द लॉन्ग रन, नहीं, शॉर्ट रन लॉन्ग रन दोनों में एग्जिस्ट करती है, ये बात गलत है। दे मस्ट इंक्लूड रॉ मटेरियल वेरिएबल है। दे इंक्रीज एट द सेम रेट, नहीं। दे मस्ट बी पेड इवन इफ देयर इज नो आउटपुट, चाहे आप प्रोडक्शन कर रहे हो नहीं कर रहे, आपको हर हाल में देनी है फिक्स कॉस्ट। ठीक है, 32, व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज अ फर्म्स प्रॉफिट? फर्म के प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए क्या करना है आपको? आपको क्या करना पड़ेगा? आपको गवर्नमेंट ग्रांट दे मशीन के ऊपर, तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि इससे आपकी कॉस्ट कम होगी, और कॉस्ट कम होगी तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इससे आपका प्रॉफिट कम होगा अगर गवर्नमेंट प्राइस को कंट्रोल करे, इससे आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, प्रॉफिट कम होगा, इससे आपकी अगेन कॉस्ट बढ़ेगी, प्रॉफिट कम होगा। ठीक है, 32 से सही है। विच डायग्राम विच डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ फर्म विद इकोनॉमीज ऑफ स्केल? इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है एवरेज कॉस्ट का कम होना। तो पहले बताओ, शॉर्ट रन में होती है, लॉन्ग रन में? लॉन्ग रन में होती है ना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमेशा लॉन्ग रन में आपको अचीव होगी, तो ए गलत है और सी भी गलत है। अब बताओ, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है एवरेज कॉस्ट का कम होना, तो बी वाले के अंदर तो कॉस्ट बढ़ते हुए दिख रही है यूनिट के साथ साथ, तो बी गलत है। बी जो है ना, ये डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल को रिप्रेजेंट कर रहा है। डी इज योर आंसर। ओके, सही। 34, 34, व्हाट इज द फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? फिक्स कॉस्ट क्या है? फिक्स कॉस्ट क्या है? कमीशन, नहीं। कॉस्ट ऑफ यूजिंग टेलीफोन, नहीं। इंटरेस्ट पेड ऑन अ बैंक लोन, यस।
ओके, 34C, व्हाट इज नॉट इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। मैं आपको बता देता हूँ। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला वापस लिख रहा हूँ इधर। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू अपॉन टोटल यूनिट्स। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो अब बताओ, इस फॉर्मूले को अगर मैं ओपन कर दूं तो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला है प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है, और नीचे क्वांटिटी लिखा हुआ है। तो क्वांटिटी और क्वांटिटी कट हो गई, तो क्या रह गया, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। सवाल पूछ रहा है क्या चीज इक्वल नहीं है। प्राइस भी इक्वल नहीं है, रेवेन्यू भी नहीं है, टोटल रेवेन्यू भी नहीं है, प्रॉफिट। ओके, so let's keep till 35 for today. We will continue rest in the next class. Okay, thank you.